स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। जो हमारा प्राचीन इतिहास है हिमाचल प्रदेश का वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम आज मध्यकालीन इतिहास की तरफ मूव करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा है 8th सेंचुरी। ठीक है, इस टाइम जो है इस्लाम धर्म का यहाँ पे जन्म हो चुका था और इसके इस्लाम धर्म के जन्म के जो क्षेत्र रहे हैं, स्थल रहे हैं, वो है मक्का और मदीना। मक्का मदीना के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम बात करें, जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं इनके लिए बहुत ही पवित्र स्थल आज भी माने जाते हैं मक्का और मदीना। ठीक है, इस टाइम जो देखिए जब इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे अरबी और तुर्की, ये दो शक्तियाँ काफ़ी पावरफुल होके जो है सामने उभर के आ रही थी। इनमें से अगर हम बात करें, ये जो अरबी थे ये इनमें ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा थे, अच्छे थे, ये इनमें ह्यूमैनिटी मानवता थी। बट जो टर्क्स थे, तुर्की थे, इन लोगों में ये ह्यूमैनिटी के बारे में जानते ही नहीं, एकदम क्रूर से थे ये लोग। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, अरबों ने और टर्क्स ने, इन्होंने धर्म प्रचार के साथ साथ जो है जियोग्राफिकल एरिया को बढ़ाना भी ये लोग चाहते थे। जियोग्राफिकल एरिया मीन्स अब इनको पता था कि धर्म का प्रचार तो हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया को अभी विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, अपने जियोग्राफिकल एरिया को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में इन लोगों की नज़र भारत पर भी थी कि भारत में भी ये भारत के क्षेत्रों को भी ये लोग क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ये जो टर्क्स थे ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स इनमें उतने ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो ये लोग जो है अपनी क्रूरता के कारण ही इन लोगों ने सब में दहशत फैला दी थी, जिसके कारण ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। ठीक है, अब पावरफुल होने के कारण 9th सेंचुरी तक ये लोग जो है और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, जिसके कारण ये लोग अपने जियोग्राफिकल एरिया को बढ़ाते जा रहे थे। बाद में इन्हीं टर्क्स ने, ये जो क्रूर टर्क्स थे, तुर्की थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की भी आगे चलकर 12th 13th सेंचुरी में जो है इसके आसपास जो है दिल्ली सल्तनत की इन्होंने स्थापना की। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश में ही, पहाड़ी राज्यों में ही इन लोगों ने जो है डायरेक्टली हमला कर दिया था या इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। पहले इन लोगों ने भारत की जो बाउंड्रीज थी उनमें अधिकार जमाना शुरू किया, वहाँ पे अपने इन्वेजन्स यानी कि आक्रमण करना शुरू किए थे। ठीक है, बाद में इन लोगों ने फिर हिमाचल प्रदेश की तरफ भी रुख किया। तो चलिए अब हम देखते हैं तुर्क आक्रमण, टर्क्स के जो आक्रमण रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुबुक्तगिन की। सबसे पहला जो आक्रमण हिमाचल प्रदेश में किया था वो किया था सुबुक्तगिन ने, हिमाचल पर इसका जो है पहला आक्रमण था। और किसके खिलाफ किया था, जयपाल के खिलाफ इसने किया था। राइट, तो यहाँ पे ये जो सुबुक्तगिन की अगर हम बात करें, ये टर्क था ये भी, और इसने जो है इसका जो बेटा था महमूद गजनवी, ये गजनवी का पिता था। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए जयपाल की यहाँ पे हार हो चुकी थी। किससे हारा था, ये सुबुक्तगिन से। ठीक है, इसकी जो हार का मुख्य कारण रहा था वो रहा था स्नो स्टॉर्म जो हुआ था, बर्फीले तूफान के कारण जो है जयपाल की हार हो चुकी थी इसकी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है बर्फीला तूफान आया था। अब हम हिल्स एरिया के लोग हैं, यहाँ पे बर्फीले तूफान तो आते ही रहते हैं, तो उस टाइम भी आ गया था, जिसके कारण जो है जयपाल की हार हो चुकी थी। किससे, सुबुक्तगिन से। अब जयपाल ने क्या किया, अब उसको पता था मैं हार तो चुका हूँ, इसलिए वो शांति प्रस्ताव लेकर आया किसके पास, सुबुक्तगिन के पास। शांति प्रस्ताव में उसने लिखा था कि तुम लोग भले ही यहाँ पे शासन कर लो, हम तुम्हारी अधीनता भी स्वीकार कर लेंगे, पर एक बात बताओ, आप लोग यहाँ से क्या ही लेकर जाओगे, इतना हिल्स वाला ये एरिया है, यहाँ से तुम लोग जहाँ तक मुझे लगता है धूल भी नहीं ले जा पाओगे, इसलिए बेटर होगा कि आप लोग हमारे साथ समझौता कर लें। ठीक है,
तो इसके लिए बाद में और भी इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें जो है जयपाल ने लिखी थी और लास्ट में जाकर सुबुक्तगीन ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। परंतु इसका जो पुत्र था मोहम्मद गजनवी, उसने इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी नहीं माना कि हम इसको कि ये जो शांति प्रस्ताव है इसको हम लोग नहीं मानेंगे। उसने अपने पिता को साफ साफ कह दिया, ठीक है। परंतु जो सुबुक्तगीन था उसने फाइनली फिर इस प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को मान लिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि जो ये जयपाल था, इसके मन में थोड़ा करप्शन सा आ गया। इसने क्या सोचा कि मैं इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार क्यों करूं, जबकि शांति प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला भी इनके सामने यही था, पर बाद में यही इसको मानने से इनकार कर बैठा। मन ही मन इसने मान लिया कि मैं इनको मानूंगा ही नहीं, और उसमें जितनी भी शर्तें थी, दोनों साइड की जो भी शर्तें रही होंगी उस टाइम उस शांति प्रस्ताव में, उसने उनको मानने से ही इनकार कर दिया, राइट। तो फिर इसके बाद सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनवी को तो गुस्सा आना ऑब्वियस सी बात थी, और उन्होंने उस पर बैकफायर कर दिया और दूसरा इन्वेजन उन लोगों ने इस पे कर दिया। सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनवी ने दूसरा आक्रमण इसके ऊपर फिर से कर दिया, और इस बार इन्होंने जयपाल को छोड़ा नहीं, इससे अधीनता स्वीकार करवा ही ली और इसको करनी भी पड़ी, ठीक है। तो ये था सुबुक्तगीन का हिमाचल प्रदेश पे पहला। अगर क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम आक्रमण करने वाला टर्क कौन था, तो वो था सुबुक्तगीन, राइट। इसने किसके खिलाफ किया था? जयपाल के खिलाफ। फिर शांति प्रस्ताव में समझौता भी हो गया था, जबकि उसको डिनाई कौन कर रहा था? महमूद गजनवी। बट इसके बाप सुबुक्तगीन ने मान लिया था। उसमें फिर से बिट्रे किसने कर दिया? जयपाल ने, जिसके कारण फिर से जो है दूसरा आक्रमण सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर कर लिया, और इसको फाइनली अधीनता स्वीकार करनी पड़ गई थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं महमूद गजनवी को, राइट। ये जो महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, ये जो है 1997 एडी में गद्दी पर बैठा, और इसके ठीक 2 साल के बाद इसने भारत में फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसने भारत में कुल आक्रमण जो किए थे, कितने किए थे? 17 बार इसने भारत में आक्रमण किए। 1001 से लेकर 1027 एडी तक ये भारत में आक्रमण करता रहा, राइट। इसके 1009 में इसने जो है नगरकोट में चौथा आक्रमण किया, ठीक है। इसमें इसने ब्रजेश्वरी मंदिर को भी बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था, और उसे लूटा भी था, ठीक है। अब जो इसने नगरकोट पे आक्रमण किया था, वहाँ का उस टाइम जो राजा था वो था आनंदपाल, ठीक है, जिसको जो है यहाँ पे डिफीट का सामना करना पड़ा था, किससे? मोहम्मद गजनवी से। अब नगरकोट का किला गजनवी के अधीन में आ गया था। नगरकोट का जो किला था वो अब गजनवी के पास था, ठीक है। अब एक बात और है, इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा। ये भी जो है भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था ये। इसका जो इसके साथ एक और भी आया था, ठीक है। 2 आदमी ये लोग आए थे महमूद गजनवी के साथ। इन लोगों का जब महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट पर इसने आक्रमण किया, तो यहाँ पे नगरकोट देखिए, जो नगरकोट जो था हिमाचल प्रदेश का, वो सबसे सेफ एरिया माना जाता था, ठीक है। तो जितने भी आसपास उस टाइम आक्रमण होते जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में, तो काफ़ी सारे राजाओं ने अपनी जितने भी अपनी वेल्थ थी, अपना धन था, सब उन्होंने नगरकोट के किले में जमा करा कर रखा था, सेफ रखा था। और हुआ क्या कि गजनवी वहीं पे जाके बैठ गया नगरकोट के किले में, और वहाँ पे अपार संपत्ति उन लोगों को मिली। अब इसका पूरा इस धन संपत्ति पे भी तो निगरानी रखनी थी इसने, और यहाँ से इसने ये अपने वहाँ ले भी जाना था। तो इस पे निगरानी रखने के लिए गजनवी ने स्पेशली लाए कौन? इल्तुतमिश को लाया, और ये जो है हिमाचल में जितना भी इन्होंने नगरकोट में धन देखा था उस पर इसकी निगरानी रहती थी, ठीक है। अब आनंदपाल भी चुपचाप तो बैठने वाला नहीं था। अब उसने क्या किया, पंजाब और जितने भी हिल्स एरिया के जितने भी राजा थे उन सब के साथ मिलकर इसने जो है गजनवी पे धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया।
अब यहाँ पे देखिए इस युद्ध में जो है, इस वॉर में गजनवी का हारना तय था और आनंदपाल का जीतना बिल्कुल तय था। मतलब वो बिल्कुल जीत के बिल्कुल निकट था। बट हुआ क्या, उस युद्ध में इसके पास जो है, आनंदपाल के पास बहुत सारे हाथी थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये लड़ रहे थे उसी टाइम हाथी को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो कंट्रोल से बाहर हो गए और इनकी डिफीट का जो कारण रहे, वो हाथी को कंट्रोल ना कर पाना था। अब पीछे जो सेना थी, उन लोगों को, जब हाथी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो पीछे की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम सेना को लगा कि हम लोग हार रहे हैं और जो संकेत है राजा का वो ये है कि वापस चलो। और जैसे ही इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और उसी टाइम जो है गजनवी ने इनको हरा दिया। इस तरह से जो है ये लोग ये जो आनंदपाल थे इस युद्ध को हार गए थे, जीतते हुए भी। ठीक है, देखिए 43 तक जो कांगड़ा का जो नगरकोट किला है गजनवी के अंडर ही रहा। ठीक है, जब तक 43 तक ये गजनवी के अंडर ही रहा, नगरकोट का जो किला था। पर यहाँ पे देखिए एक बात बड़े आश्चर्य की थी, जो मेन नगरकोट किला था कांगड़ा का, वो इसके अंडर था, 43 तक रहा। पर 1023 ईस्वी तक जो है इसके पास जितने भी हिल्स एरिया थे हमारे, वो इसके अंडर नहीं हो पाए थे। सिर्फ कांगड़ा का किला था इसके पास। और इनफैक्ट इसके पास कांगड़ा के भी जितने भी क्षेत्र थे, आसपास के एरियाज थे, वो भी इसके अंडर नहीं थे। पर हुआ क्या, उसके बाद कि कांगड़ा के शासक त्रिलोचन पाल और भीमपाल की मृत्यु के बाद जो है 1026 तक कांगड़ा भी तुर्कों के अधीन में आ गया। कांगड़ा के जब दो ये शासक थे, त्रिलोचन पाल और इनका जो बेटा था भीमपाल, इनकी डेथ के बाद जो है ये कांगड़ा जो है तुर्कों के अधीन में आ गया। पर तुर्कों से जो छुटकारा दिलवाया है हिमाचल को, कांगड़ा को, नगरकोट किले को, वो करवाया था दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने। ठीक है, अब इसके बाद मोहम्मद गौरी भी आए थे। मोहम्मद गौरी को इतना इंटरेस्ट उन्होंने पहाड़ी एरियाज में दिखाया नहीं। उन्होंने भारत में तो बहुत सारे आक्रमण किए, बट इनका खास वो हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं रहा। हालांकि इन्होंने चंबा के एक शासक को इन्होंने हराया था, एक आधा आक्रमण हिमाचल प्रदेश में किया। बाकी इनको कोई हमारे साथ हिमाचल की हिस्ट्री के साथ लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, अब ये जो हमारा टर्क्स के बारे में, तुर्कों के जो आक्रमण हुए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सल्तनत काल को। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल को। देखिए जो सल्तनत काल है, इसमें सबसे पहले बैठे थे सबसे पहले जो गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था, और फिर उसके बाद आया था हमारा लास्ट में लोधी वंश। ठीक है, अब जो ये स्टार्टिंग के दो वंश थे, गुलाम वंश और खिलजी वंश, इनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बिल्कुल भी पहाड़ी एरियाज की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो तुगलक वंश ने जो है काफ़ी सारे आक्रमण इस यहाँ के जितने रूलर्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश में किया है। तो हिमाचल की हिस्ट्री में इनको जगह मिली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तुगलक वंश। अब तुगलक वंश को हिमाचल से रिलेट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो तुगलक वंश था, इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। इसको गाजी मलिक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने कृषि की तरफ, कल्टीवेशन इरिगेशन की तरफ, खासकर सिंचाई की तरफ जो है इन्होंने अपना ध्यान दिया था। ठीक है, तो इन्होंने नहरों का निर्माण पहली बार करवाने वाले जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। हालांकि जो नहरों का जाल बिछाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। राइट, अब चलिए हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये दूसरा शासक था और जिसको मूर्ख बुद्धिमान शासक कहा जाता है। अब इसको मूर्ख बुद्धिमान शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने चार बहुत ही डिस्कसिंग से, बहुत ही
मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए थे अपने शासनकाल में। हालांकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, पर ये मूर्ख इसलिए कहलाया क्योंकि इसके जो डिसीजंस थे वो हमेशा रॉन्ग ही रहते थे, ठीक है। और ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का इसको ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। बहुत ही पढ़ा लिखा होने के कारण ये बुद्धिमान भी बहुत था, ठीक है। तो देखिए इसने जो अपने शासनकाल में 4 जो है बहुत ही गलत डिसीजन ले लिए थे। एक तो इसने अपनी जो सांकेतिक मुद्रा थी उसको इसने क्या किया था, तांबे की चला दी थी इसने, ठीक है। तो इससे जो क्या हो गया था, मार्केट में जो है इसके नकली सिक्के चलने लगे, जिससे जो इसको रोकने के इस पर इसने रोक लगाई थी। उस कारण क्या हो गया था, इसने जो है मार्केट से जितने भी बाहर जो है तांबे के सिक्के थे उन सबको इकट्ठा किया और इसने अपने जो राजकोष होता था वहां से सिक्के बांटना शुरू कर दिया चांदी के। अब खुद सोच लो, तांबे के बदले में वो चांदी के सिक्के दे रहा है, तो उसकी जो आर्थिकी थी उसमें तो इफेक्ट होना ही था, जिससे ये घाटे में चल रहा था। ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन इसका पहला ही था। अब इसको किसने कहा कि तांबे के मुद्रा तो चला, क्योंकि इसको जो है बनाने में कोई बड़ा वो साइंस लगती नहीं थी, इसलिए ये डिसीजन भी इसका फेल हो गया। दूसरा इसने क्या लिया था कि इसने टैक्स लिया। टैक्स कहाँ पे लगाया, एक ऐसी जगह पे लगाया जो अकालग्रस्त था, तो वहां से इसको जूते पड़ना वो भी तय था। वहां से सभी लोग इसके विरोध में उतर आए थे, ठीक है। तो इसने दोआब यूपी में लगाया था वो। थर्ड उसका डिसीजन जो था वो राजधानी को उसने दिल्ली से देवगिरी, एक तो गर्मियों का समय था उस टाइम, इसने क्या किया, दिल्ली से ले गया देवगिरी। जब लोगों ने पूछा कि दिल्ली से आप देवगिरी इतने दूर दराज क्यों लिए जा रहे हो, तो कहा कि मैं वहां से फील कर रहा हूँ, तो चलो वहां सब जाएंगे। तो इससे भी लोग इससे नाराज हो गए, क्योंकि रास्ते में आधे से ज्यादा लोग तो मर चुके थे। और वहां जाके ये क्या बोलता है, बाकी लोग कहाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि जी रास्ते में आते आते उनकी तो डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये तीसरा इसका मूर्खतापूर्ण कार्य था। और नेक्स्ट जो इसका फोर्थ था वो था ईरान के खुरासान में ये आक्रमण करना चाहता था। तो इसने क्या किया था, इसके लिए जो है 3 लाख फौज को इसने पहली एडवांस में सैलरी देकर उन्हें अपने महल के पास ही रख दिया था। 1 साल तक युद्ध ही नहीं हुआ और उसी समय तुगलक की खुरासान के साथ दोस्ती की, खुरासान के जो राजा थे उसके साथ दोस्ती हो गई। सैनिकों को अब गुस्सा तो आना ही था, इतने टाइम से ये 1 साल से घर परिवार से दूर थे, ठीक है। और कब से लेके ये युद्ध करने के लिए तैयार थे। और सैनिकों ने विद्रोह, अब इसको पता था कि सैनिक विद्रोह करेंगे, तो सैनिकों के विद्रोह के डर के कारण उसने उन्हें कराचीन हिमालय की तरफ जो है पर्वत की तरफ भेज दिया, जिनसे कि ये वो लोग मर जाए, और बेचारे मर भी वो गए। अब देखिए इतने मूर्खतापूर्ण इसके जो है कार्य थे। तो चलिए हम ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक से भी भटक रहे हैं, हम इसको हिमाचल के साथ ही रिलेट करते हैं। इसने जो 1337 में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद्र को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1337 में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को इसने पराजित किया। पृथ्वीचंद किसको पराजित किया, पृथ्वीचंद को। नगरकोट के किले को जीतने के बाद इस मूर्ख ने उसको खो भी दिया था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, थर्ड है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था ये काफ़ी योग्य शासक था, तुगलक वंश का। इसी ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, नहरों का जो जाल है इसने बिछाया था, जबकि नहरों का फर्स्ट टाइम निर्माण करना ये वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। कांगड़ा के राजा रूपचंद के साथ इसने आक्रमण किया था, उसको इसने हराया था 1360 में, ठीक है। 1360 में तो इसने दिल्ली में आक्रमण कर लिया था जो रूपचंद था, ठीक है। इसी के अब इसने आक्रमण वहां कर दिया और वहां से धन लूट के लाया ये वापस हिमाचल प्रदेश। अब फिरोज शाह तुगलक भी कहाँ जो बैठने वाले थे, तो इन्होंने इसके ठीक 1 साल बाद 1361 में नगरकोट पर फिरोज शाह द्वारा जो है क्या किया, किले की इसने घेराबंदी कर ली। और ये जो किले की घेराबंदी इन्होंने की थी 6 महीने तक इन्होंने की थी ये। अब 6 महीने तक किले की घेराबंदी होगी तो 6 महीने का राशन तो राजा ने रखा नहीं होगा अंदर, तो इसलिए एक न एक टाइम तो ऐसा था, आना ही था कि इसको रूपचंद को वहां से अपने महल से बाहर आना ही पड़ना था।
तो उस ये आया भी बाद में, और इनके बीच में फिरोज शाह और रूपचंद के बीच में फिर समझौता भी हो गया था, ठीक है। और इस समझौते के बाद इन्होंने किले की घेराबंदी हटा दी थी। रूपचंद अब इस ये जो इनके बीच में समझौता हुआ था, तो इसमें रूपचंद ने अधीनता को भी स्वीकार कर लिया था। अब ये जो तारीख फिरोजशाही है और तारीख फरिश्ता, इसमें हम लोगों को प्रमाण मिलता है। ये जो बुक्स हैं दो, इनमें जो है किले की घेराबंदी और फिरोज शाह का जो कांगड़ा अभियान था, इसके बारे में इन दो बुक्स में हम लोगों को इसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो रूपचंद है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1375 में। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकों का फारसी अनुवाद करवाने के लिए अपने साथ ले गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद करने वाले तुगलक शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और 1365 में इसने ये किया था, ज्वालामुखी के मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकों को ये ले गया था। और किस चीज़ में, कौन सी भाषा में अनुवाद किया था इसने? तो फारसी में किया था। इसके जो अनुवादक थे वो थे अजुद्दीन खलीद खानी। ये जो खालिद खानी थे, इन्होंने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। किसका? ये जो संस्कृत की पुस्तकें थी फारसी में, और जिस पुस्तक में इनको अनुवाद करके संग्रह किया गया वो था दलाई ए फिरोजशाही। कौन सी थे? पुस्तक का नाम क्या था? दलाई ए फिरोजशाही, ठीक है। अब देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जो है नगरकोट का नाम इसने फिरोज शाह तुगलक ने बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था। नगरकोट का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद, ठीक है। हायर एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है। रूपचंद के जो पुत्र थे वो थे सागर चंद। सागर चंद ने देखिए क्या किया था, इसने फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था नसीरुद्दीन, इसको इसने अपने यहाँ शरण दे दी थी। हालांकि देनी नहीं चाहिए थी, जिन्होंने तुम लोगों को पहले बंदी बना के रखा हो, घेराबंदी की हो, उसी के बेटे को तुम लोग यहाँ पे आके शरण दे रहे हो, बट इसने दे दी थी, ठीक है। तो ये हमारा था दिल्ली सल्तनत के कुछ एक जो तुगलक वंश के जो कुछ एक रूलर्स हुए हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आक्रमण किया, किस तरह से किले की घेराबंदी की, वो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। अब हमारा बचता है यहाँ पे तैमूर लंग का, जो उसने जो हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किए थे, वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।